नमस्ते बच्चों, वेलकम। चलिए आज एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में ये वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे लिविंग सिस्टम्स बनते हैं। मतलब ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही डीप आइडिया देखेंगे। स्क्रीन पर इस कोट को ध्यान से पढ़िए। ये कहता है कि हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस एकदम तालमेल में एक साथ चलती हैं, उन्हीं से लाइफ बनती है। सोचो जरा, हम सब जो लिविंग बीइंग्स हैं, असल में नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बने हैं। हमारे अंदर लाखों केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। और इसी चीज की स्टडी, द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लाइफ फंडामेंटली एक केमिकल प्रोसेस। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम बायोमॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हम एक पजल सॉल्व करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डाई और पॉलीसैकेराइड्स कैसे बनते हैं। और लास्ट में हम अगले टॉपिक प्रोटीन्स का एक छोटा सा प्रीव्यू लेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको आज के लेक्चर का रोड मैप मिल जाए। तो अब हम इस स्लाइड से हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। आप सबने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। हम जो चीनी खाते हैं यानी शुगर, या फिर ग्लूकोज या स्टार्च जो आलू और चावल में होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ये ज्यादातर प्लांट्स में बनते हैं और नेचर में पाए जाने वाले सबसे कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से एक हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को उनके कॉमन एग्जाम्पल से पहचानें। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का नाम कैसे पड़ा। इसकी पुरानी डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। इन्हें माना जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ध्यान से स्क्रीन पर इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, CxH2O(Y). इसको देखकर क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन के साथ वाटर यानी H2O के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं ना, कार्बन के हाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसको हम C6H2O6 की तरह लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला में बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स थे। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पुरानी डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम थी। साइंस में हमेशा चीजें इवॉल्व होती हैं। स्क्रीन पर देखिए, कुछ रूल ब्रेकर्स आ गए। लेफ्ट साइड में देखो, एसिटिक एसिड है जो सिरके में होता है। इसका फॉर्मूला C2H2O2 की तरह लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला में तो फिट हो गया, लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल नहीं। अब राइट साइड में देखो, रेमनोस। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, पर इसका फॉर्मूला C6H12O5 है। ये CxH2OY फॉर्मूला में फिट नहीं होता। इससे पता चला कि पुरानी डेफिनेशन ठीक नहीं थी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमें एक बेहतर डेफिनेशन की जरूरत थी। अब हम इस स्लाइड में कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न और केमिकली करेक्ट डेफिनेशन देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर घबराना नहीं है, हम इसको तोड़कर समझेंगे। डेफिनेशन कहती है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। चलो इसको ब्रेक करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप्स। तो बहुत सारे OH ग्रुप्स होने चाहिए। फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी मॉलिक्यूल में या तो एक एल्डिहाइड CHO ग्रुप हो या एक कीटोन C+O ग्रुप। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। बस इतनी सी है डेफिनेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की सही केमिकल डेफिनेशन को अब हम इस स्लाइड में कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। इनको हम इस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि हाइड्रोलिसिस करने पर यानी पानी डालकर तोड़ने पर वो कितनी स्मॉलर यूनिट्स देते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक, ये सबसे सिंपल यूनिट है, इसको और नहीं तोड़ सकते, जैसे कि ग्लूकोज। दूसरा, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मतलब कुछ, इनको तोड़ने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, जैसे कि सुक्रोज। तीसरा, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, इनको तोड़ने पर बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, जैसे स्टार्च। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब हम इस स्लाइड से लेक्चर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ रहे हैं, द ग्लूकोज पजल। ग्लूकोज सबसे जरूरी मोनोसैकेराइड है। इस सेक्शन में हम सब मिलकर डिटेक्टिव बनेंगे।
हम केमिकल रिएक्शंस के क्लूज का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप पता लगाएंगे कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। बिल्कुल एक मिस्ट्री सॉल्व करने जैसा है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एज अ पजल सॉल्व करेंगे। अब इस स्लाइड में हम वो सारे क्लूज देखेंगे जिससे हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चला। एक एक करके ध्यान से समझो। स्टेप 1, सबसे पहले एनालिसिस से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चला, C6H12O6। स्टेप 2, जब इसको HI के साथ गर्म किया तो N-हेक्सेन मिला। इससे क्या पता चला कि सारे 6 कार्बन एटम्स एक सीधी स्ट्रेट चेन में लगे हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। स्टेप 3, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ हो जाता है। ये रिएक्शन सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O देते हैं, तो एक कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हो गया। स्टेप 4, जब इसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से किया तो ग्लूकोनिक एसिड बना। इससे पता चला कि वो कार्बोनिल ग्रुप एक एल्डिहाइड है, CHO, कीटोन नहीं। स्टेप 5, एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन पर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। पेंटा का मतलब है 5, मतलब ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स हैं। स्टेप 6, फाइनली नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन पर सैक्यूरिक एसिड मिलता है, जो कंफर्म करता है कि मॉलिक्यूल में एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप CH2OH भी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कैसे अलग-अलग रिएक्शंस ने हमें स्ट्रक्चर का हर पार्ट बताया। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि उन सारे क्लोज को जोड़कर क्या स्ट्रक्चर बना। स्क्रीन पर देखिए, ये है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ D प्लस ग्लूकोज। इसमें वो सब कुछ है जो हमने पिछली स्लाइड में प्रूव किया। एक 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, सबसे ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप, 5 OH ग्रुप्स और सबसे नीचे एक प्राइमरी अल्कोहल। अब इसके नाम में D और प्लस का क्या मतलब है? कैपिटल D इसके 3D कॉन्फ़िगरेशन को बताता है ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपैरिजन में, और ये छोटा सा प्लस साइन ये बताता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी राइट साइड घुमाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि सारे एविडेंस इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट कर रहे। अब हम इस स्लाइड में एक नया ट्विस्ट देखेंगे। पिछला ओपन चेन स्ट्रक्चर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, पर वो फाइनल आंसर नहीं था। उसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स थीं, कुछ ऐसी बातें थी जिनका जवाब ओपन चेन स्ट्रक्चर के पास नहीं था। तो अब इस सेक्शन में हम उस पजल का असली सोल्यूशन देखेंगे, जो है ग्लूकोज का साइक्लिक यानी रिंग स्ट्रक्चर। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम ओपन चेन से आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में उस सबसे बड़े सवाल को देखेंगे जिसने साइंटिस्ट को परेशान कर रखा था। सवाल ये था, अगर ग्लूकोज में एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसा कि हमने प्रूव किया, तो फिर वो एल्डिहाइड्स के कुछ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट्स जैसे शिफ्ट टेस्ट क्यों नहीं देता, और वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHSO3 के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता? ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है भी और नहीं भी। ये ग्लूकोज पजल की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के केमिकल बिहेवियर को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब हम इस स्लाइड में उन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ देखेंगे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहली 2 प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता और NHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। तीसरी प्रॉब्लम, ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल हाइड्रोक्सी अमाइन से रिएक्ट नहीं करता, जो फिर से इशारा कर रहा है कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है। और चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि ग्लूकोज 2 अलग-अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मिलता है, जिनको अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म करते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था ओपन चेन स्ट्रक्चर की सारी लिमिटेशंस को लिस्ट करना। अब हम इस स्लाइड में उस मिस्ट्री का सॉल्यूशन देखेंगे, और सॉल्यूशन था रिंग फॉर्मेशन। साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन की तरह नहीं, बल्कि एक रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। होता क्या है, इमेजिन करो, जो कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप है, वो घूमकर कार्बन नंबर 1 पर जो CHO ग्रुप है उस पर अटैक कर देता है। इससे एक बहुत ही स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, और जैसे ही ये रिंग बनती है वो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप गायब हो जाता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग फॉर्मेशन इन ग्लूकोज। अब हम इस स्लाइड में एक नया और इम्पॉर्टेंट टर्म सीखेंगे, एनोमर्स। जब वो रिंग बनती है तो जो कार्बन नंबर 1 था, यानी पहले वाला एल्डिहाइड कार्बन, वो अब एक नया कायरल सेंटर बन जाता है। इस स्पेशल कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अब इस एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इन्हीं 2 पॉसिबल आइसोमर्स को हम कहते हैं एनोमर्स। यही हैं वो अल्फा और बीटा फॉर्म्स जिनकी बात हम कर रहे थे। याद रखिए, एनोमर्स सिर्फ C1 की कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एनोमर्स की डेफिनेशन।
अब हम इस स्लाइड में इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का एक बेहतर तरीका देखेंगे, जिसे कहते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट में अल्फा ग्लूकोज है और राइट में बीटा ग्लूकोज। इन दोनों में फर्क कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, सिर्फ C1 यानी अनुमेरिक कार्बन को देखो। अगर C1 पर OH ग्रुप नीचे की तरफ है डाउन, तो वो अल्फा एन्यूमर है, और अगर C1 पर OH ग्रुप ऊपर की तरफ है अप, तो वो बीटा एन्यूमर है। बस इतना सा फर्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स को यूज करके अल्फा और बीटा एन्यूमर्स को पहचानना। अब हम इस स्लाइड में अगले टॉपिक पर चलेंगे। अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक यानी मोनोसैकेराइड्स को डिटेल में समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपस में जुड़कर कैसे बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि डायसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम अब मोनोमर्स से पॉलीमर्स की तरफ जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में उस बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे जो इन मोनोसैकेराइड्स को जोड़ता है। तो सवाल ये है कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती कैसे हैं? ये एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड से जुड़ती हैं जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान से देखिए, ये एक ऑक्साइड लिंकेज होती है जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच बनती है, और जब ये बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है। सारे डाई और पॉलीसैकेराइड्स इसी बॉन्ड से बनते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिफाइन करना। अब इस स्लाइड में हम कुछ कॉमन डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला है सुक्रोज यानी हमारी टेबल शुगर। ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बनती है और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा है लैक्टोज जो दूध में होता है। ये एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज से बनता है। और तीसरा है मॉल्टोज जो दो ग्लूकोज यूनिट से बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, लैक्टोज और मॉल्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें एक एनोमेरिक कार्बन फ्री रहता है जो रिंग को ओपन कर सकता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग टेस्ट दे पाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कॉमन डाइसैकेराइड्स और उनके टाइप्स को जानना। अब हम इस स्लाइड में आते हैं कार्बोहाइड्रेट वर्ल्ड के सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स पर, पॉलीसैकेराइड्स। जैसा कि नाम में ही है, पॉली मतलब बहुत सारे, तो ये मोनोसैकेराइड्स के बहुत लंबे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें हजारों यूनिट्स जुड़ी हो सकती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनके दो सबसे इंपॉर्टेंट काम हैं। एक है फूड को स्टोर करना, जैसे प्लांट्स में स्टार्च, और दूसरा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, जैसे प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था पॉलीसैकेराइड्स का इंट्रोडक्शन और उनके फंक्शंस। अब हम इस स्लाइड में स्टार्च को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। स्टार्च एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि ये दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। स्क्रीन पर इनका कंपैरिजन देखिए। एमाइलोज एक सीधी अनब्रांच चेन है जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और ये पानी में घुल जाता है। दूसरी तरफ एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। इसकी चेन तो C1C4 लिंकेज से बनती है, लेकिन जहां से ब्रांच निकलती है वहां C1-6 लिंकेज होती है। ये C1-6 लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है। और एमाइलोपेक्टिन पानी में नहीं घुलता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था स्टार्च के दो कंपोनेंट्स, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच का डिफरेंस। अब हम इस स्लाइड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके टाइप्स क्या हैं, सब समझ लिया। अब इस चैप्टर के अगले और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया है, जो है प्रोटीन्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में प्रोटीन्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोटीन्स को हमारी बॉडी का वर्कहॉर्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में होने वाला लगभग हर काम, जैसे मसल्स बनाना, एंजाइम्स की तरह काम करना, ट्रांसपोर्ट करना, सब प्रोटीन्स ही करते हैं। केमिकली प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ये लिविंग सिस्टम्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं और लाइफ के लिए फंडामेंटल हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस को समझना। तो इस स्लाइड के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर सोचना जरूर। नेचर में सिर्फ 20 तरह के मेन अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ इन 20 बिल्डिंग ब्लॉक्स से लाखों अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बन जाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं? इस सवाल का जवाब हम इस चैप्टर के अगले पार्ट में ढूंढेंगे। थैंक यू।